ऑलराइट, तो कंटिन्यू करते हैं विद दिस चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंजाइम्स। तो अब तक के हमने बॉन्ड लिंकेजेस एंड बहुत सारी ऐसी चीजें देख चुकी है। मतलब अभी हमारा 90% बायोमोलिक्यूल्स हो गया है, 10% बचा है, बट दैट डज नॉट मीन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर मैं बता दूं, को फैक्टर्स वाले जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वाइटामिन के बारे में बात की गई है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स के अंदर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, याद करके जाना है, टाइप्स याद करने हैं, सारे के सारे टाइप्स और उनका क्या फंक्शन होता है वो याद होना चाहिए। जो 6 क्लासेस बताए हैं और तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, एंजाइम्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। जैसे हमें केमिकल रिएक्शंस को फास्टन अप करने के लिए उनका रेट ऑफ ओके वी कैन से द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बढ़ाने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं, केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट इन केमिस्ट्री के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। वैसे ही हमारे सिस्टम, हमारे लिविंग सिस्टम जितने भी लिविंग सिस्टम है उनके अंदर इसी तरीके के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। वी ऑल आर सम और इन एनी अदर वे वी ऑल आर केमिकल्स, राइट। हर चीज के अंदर कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड है, हर चीज कोई ना कोई केमिकल ही है, ठीक है। इट इज समवेयर, ओके, वहां पर कन्वर्जन हो रहा है। नाउ दीज कन्वर्जन्स और द रिएक्शन, जिसको हम रिएक्शन भी कह सकते हैं, उसे फास्टन अप करने के लिए लिविंग सिस्टम्स के अंदर क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या ऐसी चीज दी हुई है नेचुरली, दीज आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। एंजाइम्स कुछ नहीं है जो सेम कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उन्हें ही हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग सिस्टम्स, इन्हें ही हम क्या कह देते हैं, इन लिविंग सिस्टम्स इन्हें ही हम क्या कह देते हैं, एंजाइम्स कह देते हैं। ये कुछ नहीं है, कैटलिस्ट है। थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस कैटलिस्ट और इसके बीच में होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, कैटलिस्ट जो होता है ये केमिकल कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। वेयर इज जो एंजाइम्स होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं, दे आर प्रोटीन्स बेसिकली, वो हमेशा प्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड देर आर ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ अनदर क्लास ऑफ एंजाइम्स जिसको हम राइबोजाइम्स कहते हैं, ठीक है। तो या तो ये प्रोटीन्स हो सकते हैं या तो फिर दूसरे क्या हो सकते हैं, राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। एंड हमें पता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर आरएनए और डीएनए आता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास में राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए जो होता है ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये रिएक्ट कर सकता है। डीएनए की स्टेबिलिटी आरएनए से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो वो रिएक्शन के अंदर इतना ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता है। तो एंजाइम्स जो होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर प्रोटीन्स, दिस कुड बी न्यूक्लिक एसिड्स। एंड ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, और अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं। दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है, कैटलिस्ट जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं और अभी जो हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर मिलते हैं उनके अंदर दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है कि लिविंग सिस्टम में जो एंजाइम मिलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर या फिर ह्यूमंस के अंदर जो भी एंजाइम्स मिलते हैं उनका एक ऑप्टिमम रेंज होता है, उसके अंदर ही वो काम करते हैं। कैटलिस्ट का क्या है, कैटलिस्ट को हायर टेम्परेचर चाहिए, जितना हाई टेम्परेचर रहेगा उतना फास्ट वो काम करेंगे। वेयर एज जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें एक ऑप्टिमम लेवल का ही ऑप्टिमम रेंज ही चाहिए, टेम्परेचर हो, पीएच हो, एनीथिंग, उन्हें एक ऑप्टिमम रेंज चाहिए और हायर और उसके आगे या फिर उसके नीचे दे डू नॉट वर्क, ठीक है। और हायर टेम्परेचर्स पे तो दे बिकम डीनेचर्ड, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम स्टार्ट करते हैं अभी इसके साथ ही डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑलमोस्ट मतलब देखो 99% केस में यही होता है कि प्रोटीन्स काम कर रहे होते हैं। अब प्रोटीन्स ही क्यों, क्योंकि प्रोटीन्स हमने देखा 4 टाइप के उसके स्ट्रक्चर्स देखे गए थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ गया हीमोग्लोबिन का, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है टर्शरी स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो इस तरीके का कुछ फोल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर वो होता है। इसके अंदर अगर आप देखो सही से तो यहाँ पर कुछ ऐसे ना ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर फोल्डिंग वैसी की गई है। ये सारे जो फोल्डिंग्स की गई है ना, इसकी वजह से क्या बन गए हैं स्ट्रक्चर के, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ आउटर बॉर्डर पर कुछ ना कुछ ऐसे स्पेस बन गई है। और ये जो स्पेस होती है ना, इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट।
क्लेफ्ट कह दो या फिर क्रीवाइसेस कह दो। तो ये जो क्लेफ्ट और क्रीवाइसेस होते हैं बेसिकली ये किसके अंदर देखे जाते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन के। पहली बात। दूसरी बात, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि वो किसी भी सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट मतलब क्या, जो भी रिएक्शन आपको करवानी है उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड तो चाहिए, कोई ना कोई रीजन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन टू कन्वर्ट एनी सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस जिसका कन्वर्जन हो रहा है दैट इज सबस्ट्रेट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट जो होता है ना यहाँ पे आके लगता है। ठीक है, इस तरीके के जो क्राइसिस होते हैं ना यहाँ पर आके लगता है। तो यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि यहाँ पर क्या है, जो क्लेफ्ट और क्राइसिस होते हैं बेसिकली इनको हम एक्टिव साइट भी कहते हैं। एक्टिव साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जो है सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है और वहां पर फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड देन उनका जो है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो सब हम आगे देखेंगे। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ आपको सिर्फ याद और याद रखना है। कंसेप्ट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, बाकी मेहनत आपकी रहेगी। यू हैव टू मेमोराइज थिंग्स एंड यू हैव टू पुट एफर्ट्स। ठीक है, समझो टीचर की तरफ से जो आपको मिल रहा है नो डाउट 30% 40% ठीक है कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन उसको 100% में पहुंचाने का जो बाकी का कंट्रीब्यूशन होता है 90% आपकी तरफ से आता है। ठीक है, वो आपकी तरफ से आना चाहिए। तो वहां पर यहाँ पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स इज अ चैप्टर विच इज वेरी वॉलेटाइल। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के शुरुआत में बताया था, दिस चैप्टर इज वेरी मच वॉलेटाइल। अगर आप आज पढ़ोगे और एक महीने बाद आप नहीं एक महीने बाद बुक खोलोगे इस चैप्टर के लिए, देर आर चांसेस आप 50%, 60%, 70% भूल चुके होंगे। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है, मेमोराइज करना है। रिवीजन का तरीका मैंने बताया है। नेवर कीप ऑन लुकिंग एट द आंसर्स। बुक बंद करके भी आपको रिवाइज करना है। आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार देख के पढ़ लिया, नाउ यू हैव टू रिकलेक्ट ना, एंड यू फॉर दैट यू डोंट रिक्वायर बुक। अगर आपको बुक रिक्वायर हो रही है बार बार, देख लो आंसर, लेकिन मार्क करो कि यहां पर मुझे बुक रिक्वायर हुई। आप लोग अगर उस चीज को इग्नोर करोगे देन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में बुक्स नहीं मिलने वाली है, यू नो दिस। ठीक है, तो आपका ब्रेन ही है जो ये सब चीजों मतलब कलेक्ट करके रखेगा आपके लिए। सो आपको कितना कलेक्ट करके रखना है दैट डिपेंड्स ऑन यू, कितनी आप एफर्ट्स डाल रहे हो। नाउ एंजाइम्स के बारे में स्टार्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन्स। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। ओके, राइबोन्यूक्लिक एसिड इस तरह बता दिया, दीज आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स। इनको हम क्या नाम दे देते हैं, राइबोजाइम्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। ये लाइन डायग्राम क्या है, ये जो लाइन डायग्राम होता है दिस इज नथिंग बट, हमने जैसे यहाँ पर एक सबस्ट्रेट बना दिया है और इसी के लिए हमने बना दिया है कुछ इस तरीके का एंजाइम बना दिया है। अब ये जो है ना यहाँ पे जाके लग जाएगा, ये एंजाइम था इस तरीके का और यहाँ पर क्या था, सबस्ट्रेट था, तो ये लग गया। अब इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, ये एंजाइम अभी भी वैसा ही है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जो सबस्ट्रेट था उसके अंदर उसने चेंजेस लेके आ गया। ठीक है, उसको जो चेंजेस लाने थे उसने उसके अंदर लेकर आ गया। अब नाउ ये एंजाइम वापस अलग हो जाएगा और यहाँ पर दूसरी चीज क्या अलग हो जाएगी, जो प्रोडक्ट है वो अलग होके निकलेगा। सो इट इज लाइक यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल, केमिकल, बॉन्ड चेंजेस जो भी आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, सबस्ट्रेट के अंदर आ रहे हैं। तो इसी को, इस तरीके का जो हम ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं इसको हम लाइन डायग्राम कहते हैं एंड दिस इज हाउ एन एंजाइम वर्क्स। ठीक है, एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। देखो इसके पास में जो एंजाइम होता है ना, इसका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसका सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। वर्किंग कंडीशन कौन सी है, टर्शियरी स्ट्रक्चर इसका वर्किंग कंडीशन है। टर्शियरी स्ट्रक्चर पर ये काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसके पास में क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के पास में सिर्फ अमाइनो एसिड के सीक्वेंस बने हुए हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आगे हमने देखा फोल्ड्स आ जाते हैं। थर्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर जो आता है वहां पर क्लेफ्ट और क्रीवाइसेस बनते हैं, वहां पर एक्टिव साइड होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर तो एक्टिव साइड नहीं होती, तो फिर सबस्ट्रेट कैसे जुड़ेगा। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द एक्टिव स्ट्रक्चर और द वर्किंग स्ट्रक्चर। प्राइमरी और सेकेंडरी उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। वर्किंग कौन से है, टर्शियरी। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑल्सो। When you look at a tertiary structure, you will notice that backbone of the protein folds. जो backbone मतलब we can say इस तरीके का अगर मैंने fold बना दिया है, इस तरह का प्रोटीन बना दिया है, तो यहाँ पर और यहाँ के हिस्से में जो ठीक है मिलते हैं, ठीक है, किसके अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन चेन फोल्ड्स जो बने हैं उसके बैक साइड में मतलब आउटर साइड में जो फोल्ड्स मिलते हैं अपॉन इटसेल्फ द चेन ओके क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड हेंस क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली,
ये आपस में ही क्रिस क्रॉस कर रही है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में जो बाहर का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पर क्लेफ्ट और क्रीवाइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो हेंस मेनी क्रीवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से पॉकेट कह सकते हैं। अगर यहाँ का मैंने एक स्ट्रक्चर देख लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ का मैं एक स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पर अगर मैंने स्ट्रक्चर देख लिया तो ये स्ट्रक्चर कैसे बना। सबसे पहली बात तो यहाँ पर फोल्डिंग अपॉन फोल्डिंग हुई है, कंटिन्यूस चेन फोल्ड हुए हैं, तो इसलिए ये बना है। दूसरी चीज के यहाँ पर क्या बन गया, एक स्पेस बन गया है, इट इज लाइक अ पॉकेट नाउ, इसलिए इसको क्या बोल दिया, क्रीवाइसेस और पॉकेट्स। नेक्स्ट थिंग इज वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। इन सारे क्रीवाइसेस के अंदर से एक पर्टिकुलर साइट ही एक्टिव साइट होता है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रीवाइस और पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। जहां पर देखो एक चीज है आपको याद रखनी है कि जो दिस व्हाट आपके जो कैटलिस्ट होते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं, इनके अंदर मेजर डिफरेंस होता है स्पेसिफिसिटी का। स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि जो एंजाइम्स है ना, जो एंजाइम्स है, कैटलिस्ट तो देखो एक तरीके का कैटलिस्ट आपने देखा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, या आपने बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर देखा होगा कि इसको लगा देते हैं। लेकिन अगर हम कोई एक एंजाइम की बात करें, कोई भी एक्स एंजाइम ले लो, उसको हम एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब ये रिएक्शन स्पेसिफिक होता है या फिर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है कि मैं अगर काम करूंगा तो इसी रिएक्शन में करूंगा। कोई दूसरा रिएक्शन है, मेक अनदर एंजाइम फॉर दैट, ठीक है। तो एंजाइम्स कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। तो इनके पास में जो एक्टिव साइट होती है वो भी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही अवेलेबल होती है, सारे नहीं आ पाते वहां पर, ठीक है। दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शंस एट हायर रेट। वही सेम चीज है जो कि कैटलिस्ट करता है, थ्रू द एक्टिव साइट कैटलाइज कर रहा है, एक्टिव साइट के थ्रू करता है। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक इन मेनी वेज बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन। मतलब अभी आपको बहुत सारे ऐसे रीजन है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर्स। जैसे मैंने बताया, एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर्स पर वो काम कर सकते हैं, व्हाइल एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर से अबव 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बहुत सारे हमारी बॉडी के एंजाइम्स है जो काम करना बंद कर देते हैं। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही हम देख सकते हैं कि कैटलिस्ट जो होते हैं, वी कैन से फॉर एग्जाम्पल इन फीवर में हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड फीवर क्या है, एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और द वायरल इन्फेक्शन। बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी फॉरेन बॉडी आके हमारी बॉडी के अंदर अटैक कर रही है या फिर होस्ट सेल की तरह पैरासाइटिक फॉर्म में रह रही है, होस्ट सेल के अंदर रह रही है, तो उन्हें हमें भगाना है, उनको हमें किल करना है। तो उसके अंदर जो भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए, उन एंजाइम्स को हम बंद कर दे तो फिर रिएक्शन फास्ट नहीं होगा एंड आफ्टर ऑल वो जो पैथोजन है वो किल हो जाएगा। तो ये एंजाइम्स को रुकाना, इन एंजाइम्स का वर्किंग बंद कर देने के लिए हमारे बॉडी हम अपना टेम्परेचर खुद से बढ़ाती है। दैट इज हाउ फीवर वर्क्स, ठीक है। तो इसलिए होता है फीवर। अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक जो होते हैं इसके बारे में बताया है कि ये बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं हायर टेम्परेचर्स। ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात हो गई। हमारी बॉडी के अंदर या फिर लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो मिलते हैं वो एंजाइम्स जो रहते हैं डैमेज हो जाएंगे अगर एक ऑप्टिमम लेवल के ऊपर टेम्परेचर या प्रेशर मिल जाएगा तो, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे लिविंग सिस्टम्स के जो कि एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। कैन यू रिकॉल दिस, हमने देखा था आर्के बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा के अंदर हमने जो आर्के बैक्टीरिया देखा है उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, मिथेनोजेंस देखे थे, थर्मो एसिडोफाइल्स देखे थे। थर्मो एसिडोफाइल्स ये कहाँ रहते थे, एकदम हॉट स्प्रिंग्स में रहते थे, हायर टेम्परेचर्स पर रहते थे, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और हाई पीएच लेवल ज्यादा होता है या फिर एसिड लेवल ज्यादा होता है, ठीक है, एसिड लेवल ज्यादा होता है, वहां पर ये मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस में वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सरवाइव कर पा रहे हैं। देयर मस्ट बी सम प्रोटेक्शन फॉर दैट। उनके एंजाइम्स काम करना बंद नहीं कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि उनके एंजाइम्स उस टेम्परेचर के लिए अडेप्ट हो चुके हैं, उतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो यस, इनके हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उनका ऑप्टिमम रेंज अलग हो सकता है, राइट। सो यस, व्हाइल एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये मोस्ट ऑफ द केसेस की बात हो गई। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते
हैं उनके अंदर के एंजाइम्स भी काम करते हैं. सो यस, देयर आर एक्सेप्शंस. हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु नॉर्मली लीव अंडर हाई टेम्परेचर्स. हमारी बॉडी तो हाई टेम्परेचर्स या 80-90 डिग्री सेल्सियस में तो हमारी बॉडी नहीं रहती, तो हम उतना अडेप्ट नहीं किए. जो रहते हैं उन्होंने अडेप्ट कर लिया एंड दे हैव नाउ दोज काइंड ऑफ एंजाइम्स. एग्जांपल हॉट वेंट्स और सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर जो रहते हैं, ठीक है, आर स्टेबल एंड रिटेन मतलब वो बनाए रखते हैं, ठीक है, रिटेन द कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर्स 80-90 डिग्री सेल्सियस में ये काम करते हैं. थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स. थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो हाई टेम्परेचर्स पर रहते हैं. थर्मोफिलिक, थर्मो मतलब टेम्परेचर, फिलिक मतलब लाइकिंग, ठीक है. तो ऐसे टेम्परेचर्स पे वो रहते हैं. इनके एंजाइम्स के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है? थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाती है. दिस इज इंपॉर्टेंट, इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स. कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द एंजाइम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लीव्स इन हायर टेम्परेचर? कौन सी क्वालिटी होती है? वो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है. अब इसके रिएक्शंस देख लेते हैं थोड़े बहुत. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. केमिकल कंपाउंड के अंदर अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो दो टाइप के चेंजेस देखे जा सकते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज के अंदर या तो वो उसका मैटर स्टेट बदल रहा होगा, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहा है, या फिर उसका शेप बदल रहा है. सिर्फ फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ उसका शेप बदल रहा है. ऑल दीज आर फिजिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जहां पर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं या फिर जुड़ते हैं, या फिर बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद दूसरी तरीके से जुड़ते हैं, मतलब कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर आता है, उन्हें हम कह देंगे केमिकल चेंज. अ फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. जैसे मैंने अभी बताया कि बॉन्ड्स तो नहीं टूटे रहे यहाँ पर सिर्फ शेप का चेंज हो रहा है. दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस. Another physical process is a change in state of matter when ice melts into water and water becomes vapor. यहां तक क्लियर है आपको? कमेंट में मुझे बता दो आप लोगों को सबको ये चीज क्लियर है या नहीं. These are also physical processes. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, कोई भी तरीके का जो सबस्ट्रेट है या जो एक कंपाउंड है उसके अंदर, कोई भी केमिकल कंपाउंड के अंदर चेंजेस, बॉन्ड्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक भी हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं एट दैट टाइम ड्यूरिंग दिस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन. दिस विल बी कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल एक, ठीक है, ले लो बेरियम हाइड्रोक्साइड है और हमने क्या सल्फ्यूरिक एसिड लगा दिया, बेरियम सल्फेट बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गया. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. हाइड्रोक्साइड के साथ में इसके बॉन्ड्स थे बेरियम के, अब उसके बॉन्ड्स आ गए हैं SO4 2- के साथ में, ठीक है, सल्फेट आयंस के साथ में. सो इट इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. हमें पता है कि स्टार्च जो होता है दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज, ठीक है. स्टार्च वगैरह मैंने सब आपको पॉलीसेक्राइड्स वाले सेक्शन में कराया है. तो यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है. मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर सपोज करो ये एक और यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो दोनों को बाउंड करके रखता है. यहाँ पर अगर हम वाटर जब प्रोवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हैं. बेसिकली हम क्या करवा रहे होते हैं? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस जब हम करवाते हैं तो एक यहाँ का स्ट्रक्चर था जो कि एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा था और वही दूसरी तरफ भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है जो अगेन एक दूसरी साइड के ऑक्सीजन से इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है. यहाँ पे ये दोनों जुड़े थे. बट व्हेन वी एडेड वाटर मॉलिक्यूल इन दिस, अब ये वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से इन दोनों को ब्रेक डाउन करेगा कि यहाँ पर एक OH, एक यहाँ पर एक ऑक्सीजन था ऑलरेडी, उसने सिर्फ हाइड्रोजन दिया. यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में भी बॉन्ड टूट गया तो बचा हुआ OH यहाँ पर आ जाएगा. तो H2O फुल्ली यूटिलाइज हो गया एंड एट द सेम टाइम वहां पर बॉन्ड्स भी ब्रेक हो गए. सो यस, तो इस तरीके के चेंजेस को हम क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं. इट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस refers to the amount of product formed per unit time. It can be expressed as this, ठीक है, डेल्टा P बाय डेल्टा T. जिस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करते हो उसी तरीके से यहाँ पे रेट निकाला है. इसी को हम वेलोसिटी के फॉर्म में भी देख सकते हैं. जब इसको मतलब वेक्टर फॉर्म में जब आप लगा दोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है, जब इसका कोई डायरेक्शन आ जाएगा. आगे बताया है जब किसी भी मैग्नीट्यूड आपको मिलता है उसका जब आप डायरेक्शन लगा देते हो, मतलब वेक्टर फॉर्म में उसको आप लेकर आ जाते हो, तो उसका वो वेक्टर फॉर्म या फिर वेलोसिटी भी मिल जाएगी उसकी, ठीक है. सो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ पर यूनिट टाइम, इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर इतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दैट डिफाइंस योर रेट.
लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया 10 सेकेंड्स है, 10 सेकेंड्स के अंदर 20 प्रोडक्ट्स या 20 ग्राम का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, या फिर आई एम सेइंग कि 20 सेकेंड्स थे और यहाँ पर 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो आप कैसे देखोगे कि प्रोडक्ट कितना था 20 ग्राम और टाइम कितना लिया इसने 10, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है 2 के लगभग आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ 50/20 दिया है तो 2 2 2 4 2.5 आ रहा है, मतलब कि 2 और 2.5 यहाँ पे 20 सेकंड्स में 50 ग्राम ज्यादा जल्दी बन गया। अगर 10 सेकंड्स में आपको 10 सेकंड्स 20 ग्राम में 20 ग्राम बना रहा है तो आपको 50 के लिए 20 और ठीक है 10 और ठीक है 20 40 और 10 ग्राम चाहिए रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 सेकंड्स, देन अगेन 10 सेकंड्स, देन 5 सेकंड्स मोर, तो ये कितना रहेगा 25 सेकंड्स ले रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे 25 सेकंड्स ले रहा है तो 50 ग्राम बना रहा है, लेकिन यहाँ पर 20 सेकंड्स के अंदर 50 ग्राम बन रहा है। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन द रेट ऑफ अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज। समझ आई? ठीक है। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन स्पेसिफाइड, थोड़ा बहुत मैथ्स है आपको आना चाहिए। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। देखो अब यहाँ पर बताया है कि ये जो रेट बता रहा है ना, कहीं पर रिएक्शन एकदम फास्ट फॉरवर्ड जा रही है, कहीं पर रिएक्शन स्लो मूव कर रही है। ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ठीक है, अमंग अदर फैक्टर्स। बहुत सारा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, टेम्परेचर होता है। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ, मतलब या तो वो समझो रेट इसका दिया हुआ है dp/dt जो है यहाँ पर इतना, ठीक है, dp/dt इतना इसका रेट है, ये या तो डबल हो जाएगी या तो फिर dp/dt का क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगी फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है, जितना 10 डिग्री सेल्सियस आप कम करते जाओगे उतना ही रेट उसका हाफ उसका भी हाफ होता जाएगा। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो यस, डबल होना, डिक्रीज होना बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। कैटलाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड। वी ऑल नो दिस। कैटलिसिस या फिर वी कैन से कैटलिस्ट या फिर इंसान का काम ही होता है कि हमें बहुत जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म करके मिल जाए। व्हेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड, एंजाइम के थ्रू कैटलाइज्ड किए हुए ऐसे रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं, रेट would be vastly higher than same uncatalyzed reaction। uncatalyzed reaction का जो रेट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास में 10 सेकंड्स में 50 ग्राम्स का कुछ बन रहा था, लेकिन आपने लगा दिया कैटलिस्ट या फिर वी कैन से एंजाइम्स इन अ लिविंग सिस्टम, 10 सेकंड्स में भी आपको मिल रहा है 1000 ग्राम बन के मिल रहा है। तो यहाँ पे रेट का डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, ये वाटर एज एन अनदर थिंग रख रहे हैं और एंजाइम यहाँ पर रख रहे हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ये क्या है, दिस इज एन एंजाइम, दिस इज द एंजाइम। अब इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि ये दोनों का अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। नॉर्मली यहाँ पर क्या देखा जाता था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है 360 सेकंड समझ लो, 360 सेकंड्स मतलब क्या हो गया, बेसिकली 1 आवर हो गया। ठीक है, 360 सेकंड्स में कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस, बहुत स्लो है ये। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड चाहिए, राइट। 60 सेकंड्स 60 ओके, समझ में आ गया आप लोग को, 1 आवर बोला है, 360 सेकंड्स होंगे। However, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 6 lakh molecules being formed every second. Every second, यहाँ पर 360 seconds में सिर्फ 200 बने थे, लेकिन यहाँ पर देखो 6 lakh molecules बन रहे हैं per second. Now this is a drastic change, right? This is a drastic difference that we can see. So, however, by using enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, कौन सा enzyme यहाँ पे लगाया है, carbonic anhydrase, reaction speeds dramatically. The enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times. इसने बढ़ा दिया है. The power of enzymes is incredibly incredible. Okay, now these are there are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique or a chemical or a metabolic reaction. मतलब कि हर metabolic reaction या फिर हर केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सिस्टम के अंदर चल रहा है उनके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम अवेलेबल होता है, और हर एक रिएक्शन के लिए अपना अपना खुद का एक एंजाइम होता है।
ठीक है, एक पूरा पाथवे है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस समझ लो या फिर कोई भी एक लॉन्ग पाथवे है, उसके अंदर कुछ स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस है, 7 to 8 स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस का वो बना है। हर एक स्टेप पर कोई ना कोई एंजाइम होता है, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, इस तरीके के अलग अलग एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। सो यस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, मल्टी स्टेप मतलब बहुत सारे स्टेप से बना हुआ है, व्हेन ईच ऑफ दीज स्टेप्स कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है, सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जांपल मतलब देखो यहाँ पर मल्टी स्टेप है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है और हर एक के लिए अपना अपना एंजाइम जो बनाया हुआ है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे इज नथिंग बट, इसी को हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन करके रुक नहीं जा रहे हैं, दे वांट टू रीच अ सर्टेन डेस्टिनेशन और वो पूरा एक फाइनल प्रोडक्ट उन्हें बनाना है, राइट। तो इस यहाँ पर क्या हो गया, अगेन बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं और इसी को हम नाम क्या नाम दे देते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस में क्या देखा जाता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले हेक्सोकाइनेस आ जाता है, ठीक है, वो ग्लूकोज के अंदर हेक्सोकाइनेस लगता है एंड और बहुत सारे रिएक्शन इसके अंदर होते हैं। फिर पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस, बहुत सारे आइसोमरेज होते हैं जो आपको क्या करवाते हैं, आइसोमराइजेशन करके देते हैं। तो हर एक चेंज के लिए, हर एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कह दो या फिर आइसोमराइजेशन कर दो, सारे चेंजेस के लिए कोई ना कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड बना दिया विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। 10 स्टेप रिएक्शन है ये, पता है हमें। अब 10 के 10 स्टेप में आपके पास में 10 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यस, when you study respiration, okay, you'll study this reaction. At this stage you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reactions give rise to variety of metabolic end product। मतलब यहाँ पर अगर आपने एडिशनल कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड लेकर आ रहे हो, कोई भी एडिशनल केमिकल कंपाउंड और कुछ नया तरीके का अगर आप मेटाबॉलिक रिएक्शन करने का ट्राई करोगे तो आपको कुछ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि आप ए को, ठीक है, ए को किसी के भी साथ मिला दो और आपको हमेशा A' ही मिले, नहीं। अगर आप नेक्स्ट टाइम से फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड ले लो, आप हमेशा उसको, ठीक है, वी विल चेंज द अनदर सबस्ट्रेट, वी कैन से दूसरा सबस्ट्रेट अगर हम बदल रहे हैं, A को C के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हो सकता है आपको C' मिले जो A' नहीं है, राइट। तो आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से मल्टीपल वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं व्हेन यू आर गिविंग एनी चेंज टू अ रिएक्शन, when you are giving any additional change to a reaction. So yes, so it gives rise to, okay, it gives rise to a variety of metabolic end products in a skeletal muscle under anaerobic conditions. Anaerobic conditions में क्या देखा जाता है, lactic acid is formed. एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड होता है, एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड होता है। और अगर एथेनॉल देखो, एथेनॉल का ईस्ट प्रोडक्शन में एथेनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, पायरुविक, ठीक है, ईस्ट इन फर्मेंटेड स्टेट वाले लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, हेंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो यही मैंने बताने की कोशिश किया है कि जैसे जैसे आप कंडीशंस बदल दोगे या फिर सबस्ट्रेट्स के अंदर चेंजेस लेकर आ जाओगे तो प्रोडक्ट भी आपको सेम नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। यहाँ पर वही बताया है कि स्केलेटल मसल जब एनारोबिक कंडीशन होती है तो हमारे मसल के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, और वही जब एरोबिक कंडीशन होती है तो पायरुविक एसिड होता है, नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस होता है। सो यस, अंडर anaerobic conditions lactic acid is formed, under normal aerobic conditions pyruvic acid is formed in yeast, okay, during fermentation। हमें पता है ये बहुत फेमस रिएक्शन है, सेम पाथवे सेम होता है, सब कुछ, इथेनॉल फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर देयर। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन था लेकिन अभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से इथेनॉल फॉर्म हो गया है। इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो जाते हैं। अब ये एंजाइम्स काम कैसे करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट। हमें पता है केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू अ रिएक्शन, जो भी तरीके का कन्वर्जन है, लाइन्स आपको याद रखनी है, किसी भी तरीके का मेटाबॉलिक या फिर कोई भी फिजिकल या फिर कैसा भी केमिकल कन्वर्जन अगर हो रहा है उसी को हम रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सबस्ट्रेट होता है। हेंस एंजाइम्स प्रोटीन्स विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। किस तरीके से डिफाइन किया है एंजाइम्स को, यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, और इनके पास में क्या होता है, एक्टिव साइड होते हैं। दीज आर नथिंग बट क्लेफ्ट्स या फिर क्रेवाइसेस या फिर पॉकेट्स, ठीक है।
ये जो एक स्पेशल पॉकेट होती है, इनको हम एक्टिव साइट कहते हैं, ये कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को इनटू प्रोडक्ट। सिंबॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज फॉलो, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया। किसके प्रेजेंस में हुआ है? ये एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ है। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। नाउ दिस फर्स्ट स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो आपका सबस्ट्रेट है उसको एंजाइम से जुड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो एक्टिव साइट पे जुड़ा वो विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट, कोई भी एक उसका जो स्पेसिफिक क्लेफ्ट है वहां पर ही वो जाके जुड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये उसका क्लेफ्ट है तो यहां पर वो जाकर जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है या फिर इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है। दिस इज योर सबस्ट्रेट एंड दिस इज योर एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट है जो क्लेफ्ट है, वहां पर ही जाके उस स्पेसिफिक ठीक है सबस्ट्रेट के लिए वो काम करेगा और वहां पर ही वो सबस्ट्रेट जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, मतलब उसे खुद, ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जो सबस्ट्रेट होता है दे नीड टू रीच टू द एंजाइम in order to form the enzyme substrate complex. There is thus an obligatory formation of ES complex. ES complex क्या है? As I said, ये जब जुड़ जाते हैं दोनों तो इसको हम enzyme substrate complex कहते हैं। पहले तो सपोज करते हैं ये एक्टिव साइट है कोई, और यहाँ पर क्या आया है? दिस इज अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ने क्या किया? खुद से जाके वो एक्टिव साइट को ढूंढा, वो यहाँ पर तो आ गया। नाउ लॉकिंग करवानी, इस तरीके की लॉकिंग जब करवानी होती है, ये लॉकिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, ये लॉकिंग प्रोवाइड करवाने, ये जब लॉकिंग प्रोवाइड होती है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एज ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर होंगे चेंजेस। सबस्ट्रेट जो है ना यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसके अंदर होंगे जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे, जैसे भी प्रोडक्ट बनाना है, तो अब वो जाता है इन वेरियस ट्रांजिशन स्टेट्स। एक हो सकता है, एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट्स हो सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जहां पे उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। किसमें? ऑफकोर्स सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। किसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं? दैट इज द एंजाइम, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ क्या करवाता है? इसके अंदर रिएक्शन करवाता है एंड दैट्स इट। वो निकलता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैंने क्या बताया? सबसे पहले एंजाइम प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। दूसरा उसने क्या बना दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब तीसरा क्या आ जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट जो होते हैं इसके अंदर क्या हो रहा होता है? मल्टीपल चेंजेस हो रहे होते हैं, जो भी चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू रीच इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में EP कॉम्प्लेक्स बनता है। EP कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, चेंजेस आ गए लेकिन अभी भी ये लॉक्ड फॉर्म में है, इसको हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कह दिए। नाउ दे हैव टू गेट सेपरेटेड, उनको एक दूसरे से दे हैव टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हमें एंजाइम मिल जाएगा एंड इसके साथ में प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, इस तरीके का जो है फॉर्मेशन देखा जाता है। सो देयर इज एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। E स्टैंड्स फॉर एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज द ट्रांजिएंट फिनोमेना। ट्रांजिएंट मतलब बहुत ही कम समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है। टेम्पररी होता है फॉर वेरी स्मॉल टाइम। ओके, during the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition structure, मतलब क्या बोला है? एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? सबस्ट्रेट का, और इस स्ट्रक्चर को हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कब बन रहा है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, जो भी चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं। वेरी सून आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं और उसके ऊपर बॉन्ड मेक, मतलब जितने भी बॉन्ड्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर से जो भी हमें चेंजेस लाने हैं वहां पर जहां पर रिक्वायर्ड है बॉन्ड्स टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, सो मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइड। ये प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म। जो स्ट्रक्चर था किसका? सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर था ये ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर बदल गया। दिस पाथवे, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड व्हाट? सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो मतलब सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर आपको ये जानना है कि कोई भी जो सबस्ट्रेट होता है उसका एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, एक रूल्स होते हैं, एक मेथड होता है, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करके ही वो एक प्रोडक्ट पर रीच करता है, एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, एक प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी है। सेकेंड थिंग, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। थर्ड थिंग, उसके अंदर ट्रांजिशन आना जरूरी है। जिस वक्त ट्रांजिशन आता है, जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज
कि अब यहाँ पर जो भी चेंजेस आए, फाइनल प्रोडक्ट का चेंज आ गया. नाउ द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज ईपी कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. फोर्थ पॉइंट हो गया. फिफ्थ पॉइंट इज दोनों का सेपरेट हो जाना, एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग. नाउ एंजाइम इज रेडी फॉर द रिएक्शंस. ठीक है, दूसरे रिएक्शंस, वही सेम रिएक्शन दूसरे सबस्ट्रेट को अपने साथ बांधने के लिए वो रेडी हो जाता है. ठीक है, सो यस, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे देखे जा सकते हैं एक ही रिएक्शन के अंदर. हो सकता है कि एक रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट होने के लिए ये जो स्ट्रक्चर, ये जो सबस्ट्रेट ए है, इसके अंदर बहुत सारे A1, A2, A3 ऐसे बहुत सारे स्टेट्स देखे जाए, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स देखे जाए और फिर फाइनली वो बी के अंदर कन्वर्ट हो जाए. तो ये सारे जो डिफरेंट स्टेट्स बन रहे हैं, दीज आर ऑल ट्रांजिशन स्टेट्स. ठीक है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं. देयर कुड बी मेनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स. ऑल्टर्ड मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, चेंजेस लाए, ऑल्टरेशन किया है, इसलिए ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स बोला है. बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट. स्टेबल है, अब जो सबस्ट्रेट है वो भी स्टेबल है, प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल है. बस फर्क किसमें होता है कि दोनों की स्टेबिलिटी एनर्जी अलग होती है, स्टेबिलिटी पावर अलग होती है, दोनों स्टेबल होते हैं. बट बीच के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए तो वहां पर रिएक्शंस कंटिन्यू एकदम वेरी रैपिडली वो रिएक्शंस हो जाते हैं. राइट, इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्टेट स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल, जो बीच के मिले हुए होते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको मार्क करना है. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ इसको मार्क कर लो. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. क्या बोला है मैंने कि जो बीच के ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल. ठीक है, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस. दोनों के एनर्जी स्टेटस एक जगह स्टेबल है, मतलब एकदम एनर्जी एकदम हाई लेवल्स पर नहीं होगी, नॉर्मल एनर्जी लेवल होगी ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर. हेंस व्हेन वी लुक एट दिस पिक्टोरियली, ओके, थ्रू अ ग्राफ इट लुक्स लाइक समथिंग एल्स इन दिस फिगर. अब यहाँ पर देखो, आपको बताया है कि यहाँ पर क्या देखा जाता है. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन कितना प्रोसीड कर रहा है. वाई एक्सिस पे हम उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को जिसको हमने लिया है उसके अंदर के क्या एनर्जी चेंजेस देखे जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, जो उसके अंदर प्रेजेंट है एनर्जी. ठीक है, तो उसकी खुद की एनर्जी के क्या चेंजेस देखे जा रहे हैं वो हमने वाई एक्सिस पर कोड किया है. और जो एक्स एक्सिस है वो बता रही है कि रिएक्शन कहां पर पहुंची है, रिएक्शन फाइनल पहुंची है, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है, इस तरीके का. अब हर एक मोमेंट पर जो सबस्ट्रेट की एनर्जी होगी उस पर अगर हम टिक करते जाए तो इस तरीके का हमें ग्राफ मिलेगा, लाइक दिस. ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि एनर्जी लेवल यहां पर सपोज करते हैं 5 आ रहा है, यहां पर सपोज करते हैं 20 आ रहा है, यहां पर अगेन 5 है, और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आ जाता है 0. ठीक है, 0 कह दो या तो फिर 2 कह दो. ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है ना, सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में ये भी स्टेबल ही है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये भी स्टेबल है, यहां पर 20 मिल रहा है. अब इसका जो एनर्जी लेवल है ना बहुत ज्यादा है और ये स्टेबल है भी नहीं, और इसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांजिशन स्टेट. ये कब आ रहा है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसकी एनर्जी लेवल इतनी ज्यादा है, ये कब फॉर्म हो रहा है, इन बिटवीन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके बीच में ये फॉर्म हुआ है, उसके बाद में फौरन से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है. मतलब ये खुद कैसा है, हाईली अनस्टेबल फॉर्म में है. क्यों अनस्टेबल फॉर्म में है, क्योंकि रिएक्शन के बीच का एक मिड पार्ट है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर है. दूसरी चीज, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. ठीक है, सो यस, वेरी मच इंपॉर्टेंट. पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. जितना कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट के अंदर, कोई भी केमिकल कंपाउंड की जितनी ज्यादा एनर्जी लेवल होती है वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है. सो यस, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. जितना भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या मतलब उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या फिर बॉन्ड्स तोड़ रहे हो, बॉन्ड्स बना रहे हो, इसको हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, सो यहाँ पर क्या बताया, प्रोग्रेशन बताया है थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ पर बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी देखी जाती है. नेक्स्ट थिंग इज, यू वुड नोटिस 2 थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी. सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में का एनर्जी लेवल डिफरेंस देखो. सबस्ट्रेट जो था, प्रोडक्ट जो था, ये दोनों ही स्टेबल थे, लेकिन इनके बीच में अभी भी एनर्जी लेवल डिफरेंस देखा जा सकता है. ये स्टेबल तो था लेकिन ये ज्यादा स्टेबल था, मोर स्टेबल.
ठीक है, और इसीलिए दे टेंड टू गेट द सबस्ट्रेट टेंड टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट मतलब वी कैन ये, और एक तरीके से अगर आप देखो यहाँ पर एनर्जी लेवल ज्यादा आ रही है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कैसा आ रहा है कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पर 0 हो गया, मतलब एनर्जी लेवल डाउन हो गया। एनर्जी लेवल डाउन हो गया मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर फेंकी गई होगी, एंड दैट इज वाई इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वैसे ही अगर मैं कह दूं कि यहां से कोई ठीक है सबस्ट्रेट था और वो यहां पर जा पहुंचा है, ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट के फॉर्म में जा पहुंचा है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां पर, ठीक है, इस तरीके से वो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो यहां पर अभी भी वो एक हायर लेवल पर पहुंचा था और उसके बाद में वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसका पोटेंशियल एनर्जी, नाउ इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किससे ज्यादा है? सबस्ट्रेट से ज्यादा है। तो आपके पास में दो कंडीशंस आ जाती है, या तो सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट प्रोडक्ट, और दूसरा कंडीशन आ जाती है व्हेन वी हैव सबस्ट्रेट का एनर्जी कम होगा देन प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा था और प्रोडक्ट का एनर्जी कम था, ठीक है, कंपैरेटिवली प्रोडक्ट का एनर्जी क्या था? कम था, मतलब एनर्जी बाहर गई है, एक्सोथर्मिक है, सिंपल केमिस्ट्री है ये। और सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है वो कम था। अब ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा कैसे हो गया? बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड सम एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये क्या कर रहा है? एनर्जी गेन कर रहा है और फिर आगे मूव कर रहा है। सो यस, यहाँ पर क्या देखा जाता है? द एनर्जी लेवल डिफरेंस देखा जाता है। इफ P is at lower level than S, the reaction is an exothermic. One need not supply energy in order to form the product. मतलब हमें कोई भी तरीके का हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, ये रिएक्शन खुद ही ठीक है फॉरवर्ड मूव करेगी। वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, दोनों ही केसेस में एक्सोथर्मिक मतलब स्पॉन्टेनियसली हो रहा है और एंडोथर्मिक मतलब उसको हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है वो। द एस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। दोनों ही केस में अगर हम देखें तो ये समझ लो इसका एनर्जी लेवल कम था, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा था, इसका एनर्जी लेवल कम था, यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल ज्यादा था, इसका एनर्जी लेवल कम था और इसका ज्यादा था। दोनों ही केसेस में जो सबस्ट्रेट होता है ना उसको प्रोडक्ट के कंपैरिजन में भी हायर लेवल ऑफ एनर्जी को ठीक है रीच करना पड़ता है। हायर लेवल ऑफ एनर्जी के थ्रू होते हुए वो जाता है, उसके थ्रू वो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है देखो, ताकि रिएक्शन आगे बढ़े, और जब भी ट्रांजिशन हो रहा है मतलब वो हाईली अनस्टेबल है, मतलब उसके एनर्जी लेवल ज्यादा होंगे। अब ये जो ट्रांजिशन होता है ये दोनों के अंदर कॉमन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो सबस्ट्रेट अपने अंदर एनर्जी गेन करता है ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचे, फिर उसके बाद में उसके ऊपर है कि उसको प्रोडक्ट में फॉर्म वो हायर लेवल ऑफ एनर्जी में फॉर्म होना है या फिर लोअर लेवल ऑफ एनर्जी में फॉर्म होना है। तो प्रोडक्ट के तो दो चांसेस हो सकते हैं, दो ऑप्शन है। लेकिन जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को एक हायर लेवल ऑफ एनर्जी पर पहुंचना पड़ता है, और वो तब होगा जब वो ज्यादा एनर्जी गेन करेगा, तभी वो उस लेवल पर पहुंच पाएगा, एंड दैट स्टेट और लेवल इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब ये जो है ना, इस दो एनर्जी लेवल जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ही ये एनर्जी पे पहुंचने के फौरन बाद क्या हो जाता है? प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। मतलब आपने क्या कर दिया है, सब ऐसे याद कर लो कि जो सबस्ट्रेट है ना उसको आपने एक्टिवेट करवा दिया, अब वो फौरन से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट को एनर्जी प्रोवाइड किया, ये पूरा एनर्जी प्रोडक्ट में पहुंचने के पहले जो ट्रांजिशन स्टेट तक का पहुंचने के लिए जो एनर्जी होता है दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। इजी सा है, डिफरेंस है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ एनर्जी इसकी थी 15, यहाँ पर कुछ एनर्जी इसकी थी 35, इनके बीच में कितना डिफरेंस आया? 20 का डिफरेंस आया है। यही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है जो इसको चाहिए, जो इसको रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की एनर्जी दोनों तरीके से हो सकती है, या तो स्पॉन्टेनियस हो गया तो एक्सोथर्मिक होगी, मतलब एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है उसका एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, या फिर सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में टेम्परेचर उसका एनर्जी ज्यादा भी हो सकता है तो वो एंडोथर्मिक रहेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम्स का क्या रोल है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। जो मैं अभी बता रही हूँ कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देंगे? कम कर देंगे।
अब मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है, ये मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है, ये किसी भी तरीके के लेवल पर पहुंचता है, किसी भी तरीके के एक स्टेट पर पहुंचता है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर पहुंचने के बाद में फौरन से क्या बन जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक की जो इसको एनर्जी मिली, ये जरूरी नहीं हमेशा मिले, अगर थोड़ा भी एनर्जी लेवल उसको नहीं मिल पाया तो वो ट्रांजिशन स्टेट पर नहीं पहुंच पाएगा, और अगर ट्रांजिशन पर नहीं पहुंचा तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ऑल दो उसने यहाँ पे सपोज करो 100 एनर्जी इसको चाहिए थी, इधर पर ये पहुंचा 80 तक, 20 की वजह से उसका ट्रांजिशन स्टेट अचीव नहीं हो पाया एंड हेंस प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। अब एंजाइम्स का क्या रोल है इसके अंदर, एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको लेकर आ जाते हैं नीचे कि भैया तेरे को बनाना है, सबस्ट्रेट से लेकर प्रोडक्ट बनाना है, अब तू यहाँ जा रहा है, इतना 100 तक रीच कर रहा है, उससे अच्छा है तुम यहाँ पर आ जाओ, दिस इज 50 पर आ जाओ, 50 पर भी तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा, 50 पर भी तुम अपने चेंजेस लेकर आ जाओगे, और 50 पर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ट्रांजिशन स्टेट अचीव हो जाएगा और फॉरेन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बेटर है, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम्स का यही काम बताया है, इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर। ये जो एनर्जी इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड थी, इसको उसने कम कर दिया, तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, मेकिंग द ट्रांजिशन मोर इजी। आई होप यहां तक समझ में आ गया हो। Okay, next thing is nature of enzyme action. Each enzyme has a substrate as binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced। मतलब कि क्या बताया यहाँ पे, एंजाइम और सबस्ट्रेट इनके बीच में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों के पास में बाइंडिंग साइट होती है। और ये कैसे होते हैं, सो दैट अ हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव क्यों बोला है कि ES कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि अभी इसके अंदर सारे चेंजेस आने वाले होते हैं, सारे रिएक्शंस होने वाले होते हैं, तो ये ES फॉर्म होता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड। ES फॉर्मेशन कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, एंड डिसोसिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड द अनचेंज्ड एंजाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनचेंज्ड एंजाइम कैसे एंजाइम में चेंज हो जाता है, कैसे पार्ट में डिसोसिएट हो गया वो, एक तो उसका प्रोडक्ट एसिड जो हमको जो भी चेंजेस होने के बाद प्रोडक्ट मिला, सेफ मिला है, एंजाइम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, अनचेंज्ड है, विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या आया, सबसे पहला स्टेप, ये दोनों मटेरियल रिक्वायर्ड थे, कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट डिपार्ट हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए, E+P फॉर्म हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। कैटालिसिस इज नथिंग बट फास्टनिंग ऑफ एनी प्रोसेस। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले क्या हो रहा है, फटाफट से इसको रिवाइज करो, इसके अंदर कुछ भी आपको नया समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही दिया है। फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम, ठीक है, सपोज करते हैं इस तरीके का कुछ है, और यहाँ पर क्या हो गया है, एक्टिव साइट आ गई है, जैसे कि सपोज करो ये एक्टिव साइट आ गई है, दिस इज व्हाट, दिस इज वन ऑफ द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है। यहाँ पर आपका जो है क्या आके जुड़ेगा, इस तरीके का कुछ हो सकता है, सबस्ट्रेट आके जुड़ जाए, ठीक है, ये उसकी एक्टिव साइट थी, यहाँ पर आके जुड़ा, ES कॉम्प्लेक्स बनाया, एक्टिव साइट फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। अब ये फिट इस तरीके से फिट तो हो गया, इनका लॉकिंग होना जरूरी है, और ये लॉकिंग को हम क्या कहते थे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। अब ये लॉकिंग होने के लिए ना थोड़ा सा इनके बीच में ऑल्ट्रेशन होता है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो ये इंड्यूस करवाता है, ये बाइंडिंग होने के बाद में ये चीज अपने आप इंड्यूस हो जाती है, और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में थोड़ा सा शेप का ऑल्ट्रेशन होता है, एकदम माइन्यूट सा, और वो लॉक हो जाता है, ठीक है, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स। अब ये जो एक्टिव साइट है ना, ये एक्टिव साइट क्या काम की है, कहीं और पे जाके क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि जो एक्टिव साइट होती है वो इसके अंदर का सारा कारनामा अंजाम दे रही होती है, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पर बॉन्ड जोड़ना है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स, इस तरीके का प्रोडक्ट हमें फॉर्म करवाना है, तो ये एक्टिव साइट के थ्रू होता है, ये एक्टिव साइट करती है of the substrate and the new enzyme product complex form हो गया। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, enzyme releases the products of the reaction and free enzyme is ready to bind to another molecule। free enzyme है बिल्कुल unchanged है, कैसा है, unchanged है, as it is है, molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again। और ये रिएक्शन इतना रैपिडली होता है कि अभी हमने देखा कार्बोनिक एसिड बनने के लिए 200 मॉलिक्यूल से 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन गए पर सेकेंड, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बन रहे थे, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनने लगा, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनने लग गए पर सेकेंड, तो ये इतना रैपिड रिएक्शन होता है। नेक्स्ट थिंग,
फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, अब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर ठीक है चेंजेस ला सकते हैं।